हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वो हमने किस देश के संविधान से ली है। अब आप सभी को पता है कि हमने बहुत से देशों के संविधान से कुछ ना कुछ बोरो किया हुआ है। तो यहाँ पर बात आई है मार्शल लॉ की। तो मार्शल लॉ को हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, तो वो किया है यूके यानी कि ब्रिटेन के देश से। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यूके की यहाँ पे बात आई है, तो ब्रिटेन की यहाँ पे बात आई है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है वो भी आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। तो एक तो आपको पता चल गया मार्शल लॉ की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से बोरो की है, तो ये वो हमने यूके से की है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है संसदीय सरकार हो गया, जिसको हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, तो वो व्यवस्था भी हमने यूके देश के संविधान से बोरो की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था भी हमने यूके देश के संविधान से बोरो की है। उसी तरह लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, ये सभी के सभी जो है तो हमने यूके देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में है जापान। तो जापान देश से भी क्या हमने कुछ एक चीज़ें बोरो की हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जो है तो जापान देश से लिया हुआ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह ऑप्शन बी में है यूएसएसआर। तो यहाँ से हमने एक तो मूल कर्तव्य लिए हैं और एक पंचवर्षीय योजना यहाँ से ली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इंपॉर्टेंट आपसे यूएसए के बारे में पूछा जाता है, तो यूएसए से हमने जो है तो मूल अधिकार लिए हैं। उसी तरह राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, तो वो भी हमने यूएसए देश के संविधान से बोरो की है। उसी तरह उपराष्ट्रपति का पद भी हमने जो है तो यूएसए देश के संविधान से लिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमने जो है तो आयरलैंड देश के संविधान से बोरो किया है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उसकी सीमाएं निर्दिष्ट की गई हैं। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वो टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, तो वो हैं 12। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उसकी सीमाएं निर्दिष्ट की गई हैं, तो वो की गई हैं पहली अनुसूची में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुननी है, जैसे कि चौथी अनुसूची आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, वो जो है तो चौथी अनुसूची में बताया गया है। उसी तरह आपको 8th शेड्यूल भी ध्यान में रखना है। 8वीं अनुसूची में हमारी जो भाषाएं होंगी, जो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो उनके बारे में वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो वह 8वीं अनुसूची में किया गया है। उसी प्रकार आपको 10वीं अनुसूची पता होनी चाहिए। 10th शेड्यूल जो है तो दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमें बताता है। उसी तरह 11वीं अनुसूची हमें क्या बताती है, तो यह हमें पंचायत के बारे में बताती है। उसी तरह 12वीं अनुसूची हमें जो है तो नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो वो है 12। बट कई बार आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मूल संविधान था, तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो हमारे मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ। बाद में चल कर के देखो 9वीं अनुसूची 10वीं 11वीं और 12वीं ये जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मूल संविधान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो थी 8। बट प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में कितनी है, तो वो है 12। अच्छा, मूल संविधान की यहाँ पे बात आ ही गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने थे। तो टोटल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद कितने थे, तो वो थे 395 अनुच्छेद। ये आपको पता चल गया। अच्छा, मूल संविधान में हमारे पास टोटल भाग कितने थे,
तो भाग भी आपको ध्यान रखना है, तो टोटल जो है तो 22 भाग थे और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो वो थी 8। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अब ये तो हमने देख लिया मूल संविधान में। अब अगर प्रेज़ेंट की अगर बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो वर्तमान भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेज़ेंट में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं। तो हमारे पास आर्टिकल्स हो चुके हैं 448 और प्रेज़ेंट में अगर भाग हमसे पूछेंगे तो टोटल भाग कितने हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं 25 भाग। और ये तो आपको पता चल गया कि टोटल अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? तो वो हो चुकी हैं 12 अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान भी मैंने आपको बता दिया और प्रेज़ेंट का भी मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं, तो वो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी कर रहा हो या जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, तो देखो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो मेरी पुरानी पॉलिटी की वीडियोज़ को भी देखें। आई थिंक वहाँ पर मैंने जो है तो 31 यानी कि 31 वीडियो वहाँ पर डाल रखी होंगी। तो उनको भी आपको देखो ध्यान से उनको पढ़ना है। आपको उन पूरी की पूरी 31 वीडियोज़ को नहीं देखना है, लास्ट की जो 20 कर वीडियो होंगी, उनको आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चंस को लिंक करके जो है तो एग्जामिनर किस-किस तरीके से पूछता था, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और किस तरीके से आप खुद को मेरिट में ला सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखो वीडियोज़ के लास्ट में मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बाकी देखो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके चुनाव में कौन जो है तो हिस्सा नहीं लेता है? तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? जी हाँ, लेते हैं। ऑप्शन बी देकर के रखा है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा भी जो है तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में जो है तो हिस्सा लेते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बट ये जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये जो है तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात आई है? तो यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति की। और जब भी राष्ट्रपति की बात आती है, तो राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम हर बार देखते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह जो है तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। उसी प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख जो है तो आर्टिकल 60 में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपको ध्यान में रखना है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में वर्णन जो है तो आर्टिकल 72 में किया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम बहुत बार जो है तो डिस्कस करते हैं, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो संभावना है कि आपके जब भी कमीशन आएगा, तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी एक ट्रिक मैं आपको देखो बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। स से बनता है संसद, र से बनता है राज्यसभा और ल से बनता है लोकसभा। तो इन तीनों की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। बाकी देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी। यहाँ पर बात की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की। अब देखो पिछली ही वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर होती है, सेंटर में होती है संसद, और संसद के कितने अंग होते हैं? तो वो होते हैं 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब ये तो हमने देखा सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, बट स्टेट की जब भी बात आती है, तो स्टेट में होती है विधानमंडल, और विधानमंडल के होते हैं 2 अंग। एक तो होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। अब यहाँ पर भी आपसे विधान परिषद के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था, जो कि विधान परिषद के बारे में बताता था। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया हुआ था, जैसे विधानमंडल हो गया, विधानमंडल की चर्चा किस संविधान के आर्टिकल में की गई है? तो वो आर्टिकल 168 है। ये आर्टिकल्स देखो बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं। अब जैसे विधान परिषद की बात आई है, तो विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 171 में की गई है।
और विधानसभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में की गई है। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स देखो बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को लिंक करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिंक कर रहा हूँ। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, अगर आपके भाई-बहन या दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को भेज दिया करें। इससे क्या होगा, इससे उनको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फ्लैग कोड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग शैल बी। तो भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुपात आपसे पूछा गया है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो वो हो जाएगा 3:2। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान ने कब राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा है उसको अंगीकृत किया था? ये पूरी की पूरी डेट आपने ध्यान में रखनी है। तो 22 जुलाई 1947 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है तो अंगीकृत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान ने कब राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ है उसको अपनाया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने अशोक स्तंभ को अपनाया था, यानी कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान ने कब जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया था? तो ये भी आपको डेट ध्यान में रखनी है। 24 जनवरी 1950 को जो है तो हमारे भारतीय संविधान ने जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ये तीनों की तीनों डेट्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने बात की राष्ट्रगान की। अब राष्ट्रगान की बात की है, तो राष्ट्रगान से भी संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली बार जो है तो राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था, और वो अधिवेशन जो है तो कब हुआ था? इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार राष्ट्रीय गान को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1911 में गाया गया था। तो 1911 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, वहां पर जो है तो पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये नाम भी बहुत बार एग्जाम्स में बनता है। बाकी आप सभी को पता होगा कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और कई बार आपसे मूल भाषा भी यहाँ पर पूछी जाती है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को रचा था, तो उसकी मूल भाषा यहाँ पर क्या थी? तो मूल भाषा थी बंगाली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, और यही आपको जो है तो आपके मेरिट से 1-2 नंबर से पीछे करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिंक कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसे संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह किसे अपना त्याग पत्र देता है? तो वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने देखो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और संसद, इन तीनों की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। मैंने आपको बहुत बार ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है, सरल ट्रिक है, उसके माध्यम से मैंने आपको बहुत बार जो है तो बताया हुआ है। बाकी यहाँ पर हम कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा अध्यक्ष की, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, तो आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना है। एक तो लोकसभा का अध्यक्ष और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष, इन दोनों की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल नंबर 93 में। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको पता चला लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। बट अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो इन दोनों की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 89 में की गई है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल 93 में, जबकि
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा आर्टिकल 89 में। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है तो बार बार बन रहा है, मैंने आपको बताया भी है, लोकसभा का सेक्रेटरीट यानी कि लोकसभा का सचिवालय। तो लोकसभा के सचिवालय की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 98 में की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बन रहा है, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन जो है तो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल प्रीमाइसेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य कहाँ से प्राप्त करती है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्लानिंग होती है इंडिया में, उसके ऑब्जेक्टिव्स और सोशल प्रीमाइसेस हमने कहाँ से डिराइव करते हैं, तो वो हम करते हैं डीपीएसपी से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि डीपीएसपी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। और जब भी आपसे भाग पूछा जाएगा कि कौन से भाग में जो है तो डीपीएसपी की चर्चा की गई है, तो भाग 4 में जो है तो डीपीएसपी की चर्चा यहाँ पर की गई है। बाकी डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, तो वो हमने आयरलैंड देश के संविधान से जो है तो बोरो किया है। ये कुछ एक फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बात की डीपीएसपी को भाग नंबर 4 में जो है तो डिराइव किया गया है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये चारों के चारों भाग भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि भाग 1 की जब भी बात आती है, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं 1 से लेकर के 4 तक भाग नंबर 1 यहाँ पर डिराइव किया गया है। भाग नंबर 1 में जो है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 में क्या बताया गया है? तो भाग 2 में जो है तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं। और आर्टिकल अगर आपसे पूछेंगे, तो भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक जो है तो आर्टिकल यहाँ पर आते हैं। भाग 3 आप सभी को पता है कि भाग 3 में मूल अधिकारों के वर्णन यहाँ पर किया गया है, फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात की गई है। और अगर आर्टिकल आपसे पूछेंगे, तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है, यानी कि भाग नंबर 3 की बात की गई है। और भाग 4 मैंने आपको अभी बताया डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आर्टिकल भी मैंने आपको बताए थे 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक जो है तो डीपीएसपी यानी कि भाग 4 में यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इसी तरह से जो है तो क्वेश्चंस को आपको रिलेट करके चलना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्र यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा गया है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर बात आई है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका मेंबर नहीं है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में टोटल कंट्री मेंबर कितनी है। तो वो हैं 5 कंट्री मेंबर। उनमें से जो है तो बेलारूस भी है, रशिया भी है, कजाकिस्तान भी है, बट उज्बेकिस्तान नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो वो हैं 5। उनमें एक तो मैंने आपको बता दिया बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। तो 2 और कौन हैं? तो 2 और हैं, एक तो है किर्गिस्तान और एक है अर्मेनिया। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जैसे ऑप्शन ए में है बेलारूस, तो बेलारूस की कैपिटल क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। उसी तरह ऑप्शन बी में है रशिया, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ऑप्शन सी में है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो वो है अस्ताना। क्या कैपिटल है? अस्ताना। उसी तरह मैंने आपको बताया कि एक है किर्गिस्तान और एक है अर्मेनिया। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। जबकि अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? तो वह है येरेवान। क्या है? येरेवान। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन डी में है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। बाकी अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। तो भारत के राज्य गुजरात में
लोकसभा की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके हमिरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफ़िनेटली पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर बात की गई है गुजरात स्टेट की। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? तो वो है 26। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी बात आती है लोकसभा सीटों की, तो आपको अपने पहले हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए कि हिमाचल में टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी हैं। उसके बाद हिमाचल के जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल की अगर बात करते हैं तो हिमाचल में टोटल लोकसभा की सीट्स की संख्या कितनी है? तो वो है 4। उसी तरह कुछ पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, जिनमें एक आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 25। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 13। उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में या तो लोकसभा सीटों की संख्या पूरे के पूरे भारत में सर्वाधिक है, तो वो कितनी है? तो वो है 80। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 5। तो ये हमने जो है तो हमारे पड़ोसी राज्य देख लिए। इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि किस-किस स्टेट में 2 लोकसभा की सीट्स हैं और कौन-कौन से स्टेट्स में 1 लोकसभा की सीट्स है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जब भी बात आएगी कि कौन-कौन से स्टेट्स में 2 लोकसभा की सीट्स हैं, तो उनमें एक तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा और त्रिपुरा आ जाएगा। और जब भी बात आएगी कि किस-किस स्टेट में 1 लोकसभा की सीट है, तो उसमें सिक्किम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा और मिज़ोरम आ जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, बिहार में जो है तो चुनाव आने वाले हैं, तो बिहार का भी आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वो हैं 40 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से लिंक करके भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख ही लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। इनसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 42। उसी तरह तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 39। और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 48। ये क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि दिल्ली की यहाँ पे बात आई है, तो दिल्ली में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। बाकी देखो जो पुरानी पॉलिटी की प्लेलिस्ट हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने 31 वीडियोज़ को डिस्कस किया था, तो वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी देखो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।